तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक जो ये आपका विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपका प्री बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए होने वाला है। आपको तो पता ही होगा कि अभी आपका 19 दिसंबर को, जी हाँ बच्चों, 19 दिसंबर 2023 को हिंदी का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th के बच्चों का, यानी आप सभी बच्चों का। तो उस एग्ज़ाम के लिए ये सैम्पल पेपर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहें, हमारा मोटिवेशन का लेवल बना रहे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं। आपका एक लाइक जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपका एक लाइक हमें यहाँ पर लाखों, करोड़ों, हज़ारों यानी 1000 कितना ही गुना कह लीजिए, इतना मोटिवेशन प्रोवाइड करवा देता है, जिससे कि हम और वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। ये तो आपका हिंदी का रहा। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, अदर सब्जेक्ट जिनके एग्ज़ाम रह रहे हैं उनके भी सैम्पल पेपर लेकर के आएंगे प्री बोर्ड के। और बोर्ड एग्ज़ाम जो आने वाला है आपका फाइनल एग्ज़ाम, उसके लिए तो भर भर के आपके लिए वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाभ उठाइए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको क्या करना है, प्रेस करना है आपको और ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि जो भी हम यहाँ पर नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों के पास सबसे पहले पहुँच जाया करे, जिससे कि आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास यहाँ पर हमारा 12th है, सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव, जिसको हिंदी ऐच्छिक भी आप कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी इलेक्टिव बोलते हैं और हिंदी में ही भैया इसको हिंदी ऐच्छिक कहते हैं। हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होगा बच्चों। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश बताए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहने वाले हैं, यानी 2 सेक्शन रहेंगे आपके हिंदी के पेपर में, खंड अ करके और खंड ब करके। ठीक है, जो आपका खंड अ रहेगा उसके अंदर वस्तुपरक और बहुविकल्पीय जो होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ज़्यादातर पहले तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर वस्तुपरक प्रश्न जो होते हैं ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आपका जो खंड ब रहेगा, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन बी भी कह सकते हैं, इसके अंदर वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको लिख करके आंसर देना होगा। लिख करके मेरा अभिप्राय, उसके अंदर आपको चॉइस देखने को नहीं मिलेगा कि भैया एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसके 4 आपको ऑप्शन दे दिए और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करके बताना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और उसका आंसर आपको देना है। इस प्रश्न पत्र में दोनों खंडों की प्रश्न संख्याओं की बात करें तो 14 प्रश्न है टोटल क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर में आपका 14 रहने वाला है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, खंड अ में जैसे कि उप प्रश्नों सहित 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं और सभी के उत्तर देना अनिवार्य है। पहले यहाँ पर आपको चॉइस वगैरह भी देखने को मिल जाती थी सेक्शन ए में क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन अब आपका ऐसा कोई फंडा नहीं रहने वाला है। ठीक है, जो आपका खंड ब रहेगा यानी सेक्शन बी रहेगा, इसके अंदर 8 वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे, यानी कि जिनका आपको लिख करके आंसर देना पड़ेगा। सभी प्रश्नों के साथ दिए गए उचित विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर जो है क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए, यानी कि कोशिश कीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखे, फिर 2, 3, 4, इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो जो आपका टीचर होगा, जो आपका कॉपी चेक कर रहा होगा, ठीक है, उसको आसानी होगा। और टीचर अगर आपका कॉपी चेक करते वक्त एकदम अच्छा रिलैक्स महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, तो मार्क्स मिलने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये तब कीजिएगा जब आपको पूरा पेपर आता है। अगर आपको पेपर नहीं आता है तो आप कहीं से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रहीं जो आपका 19 दिसंबर 2023 को हिंदी का पेपर होने वाला है क्लास 12th का, यानी आप सभी बच्चों का, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसके अंदर वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे पहले तो चलिए देख लेते हैं भैया। यहाँ पर
पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुन करके आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से पैसेज दे दिया है, इसको पढ़ना है, फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको देना है। तो कुछ लाइनें मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ इस गद्यांश की। ऐसे बताया गया है कि अनेक पंछी जो है आपका प्रजातियों की लगातार विलुप्त होती संख्या बड़ी चिंता का विषय है। इससे पूरे विश्व की जैव विविधता जो है वो प्रभावित हो रही। जैव विविधता मतलब कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, भारत में भी कई पक्षियों की प्रजातियां लगातार कम होती जा रही हैं। हालांकि आप ये देख सकते हैं कि पक्षियों से संबंधित एक रपट में, ठीक है, लगभग 30,000 पक्षी प्रेमियों के आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि भारत में पक्षी प्रजातियों की संख्या में बहुत अधिक गिरावट देखने को मिली है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बातें बता रहा है। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल अगर इस जो गद्यांश है इसका कंक्लूजन निकाले तो ये आपका पक्षियों की जो प्रजाति है वो जो लुप्त होती जा रही है, पक्षियाँ गायब होते जा रहे हैं, उसके ऊपर बताया गया है। ठीक है, प्रदूषण वगैरह के बारे में बताया गया है इस पैसेज के अंदर। आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जो पक्षी वगैरह हैं किस तरह से गायब होते जा रहे हैं। पहले के टाइम पे तो छोटे छोटे जो चिड़िया नहीं आते थे, जो कभी कभी घर के आंगन में आ जाते थे, कभी घर के अंदर आ जाते थे, अब तो दिखते ही नहीं है। अब तो कौवे नहीं दिखते भाई। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि कौवे नहीं दिखते यहाँ पे। सोचिए, इतने ज़्यादा जो है पक्षी वगैरह लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? प्रदूषण। इतने लगातार जो आबादी बढ़ती जा रही है। ठीक है, लोग अपना लग्जरी लाइफस्टाइल बिता रहे हैं। तो यही सब तो कारण है जिस कारण से जो है सो कि ये पक्षी वगैरह जो है वो गायब होते चले जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देने का प्रयास करते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पक्षी प्रजातियों की विलुप्ति चिंता का विषय है क्योंकि इससे पूरे विश्व की जैव विविधता प्रभावित हो रही है। यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है वो इससे अफेक्ट हो रहा है। इसीलिए पक्षियों का जो प्रजाति विलुप्त हो रहा है ना, ये एक चिंता का विषय है, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, पूरी दुनिया में जितने देश हैं उन सभी के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते चलिए। देखिए आपका एक लाइक जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि रैप्टर प्रवासी समुद्री पक्षी और बत्तखों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो इस तरह के जो पक्षी है इनकी संख्या में लगातार गिरावट, कमी देखने को मिल रही है। इसका सबसे मेन कारण है शहरीकरण। ठीक है, अर्बनाइजेशन जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं, ये इसका मेन कॉज है या कारण कह सकते हैं। क्योंकि भैया लगातार क्या हो रहा है, इंसान जो खेती लायक ज़मीन है उसको हटाओ भैया, ये शहर बसा दो, ये बिल्डिंग बना दो। इस तरह से जो शहरीकरण होता जा रहा है, यहाँ पर हाईवे निकाल दो, ठीक है, इधर भैया गोल चक्कर बना दो, इधर पार्क बना दो। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही है उस कारण से रैप्टर प्रवासी समुद्री पक्षी और जो बत्तख है इनकी संख्या में लगातार जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो शहरीकरण यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि शहरों में प्रकाश प्रदूषण का मुख्य कारण क्या हो सकता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रकाश प्रदूषण होता क्या है। आपने ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हवा का प्रदूषण जो होता है एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये सब सुना होगा। लेकिन जो प्रकाश प्रदूषण है इसके बारे में आपने ज़्यादातर बच्चों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, प्रकाश प्रदूषण आप ये समझ सकते हैं कि देखिए दिन में क्या होता है, नेचुरली यहाँ पर आपका सनलाइट आता है जिससे कि लाइट रहता है। ठीक है, अब रात में क्या होता है, सनलाइट तो आता नहीं है तो पूरा रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो इंसानों ने यहाँ पर लगाया दिमाग। इंसानों ने क्या किया, बल्ब का आविष्कार कर लिया। अब बल्ब जो हमने बनाया है भैया वो क्या करता है, हमें रात को भी यहाँ पर रोशनी देता है ये बल्ब। ठीक है, अब रात को रोशनी देता है तो भैया रात को भी दिन जैसा मज़ा हो जाता है ना। तो हमारे लिए तो एक तरह से मज़ा है, लेकिन जो छोटे छोटे जीव है ना, छोटे छोटे बैक्टीरिया, इस तरह के जो छोटे प्राणी हैं जिनको रात की आदत है, अब वो भी रात को भी दिन जैसा अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे। और सोचिए ये एक आधा बल्ब जलाने से दिन जैसा अनुभव होता है। लगातार जब पूरे शहर में बहुत जगह पर लाइट जलाई जाएंगी तो लगेगा अरे भैया रात तो हुआ ही नहीं है, है ना। तो लगातार जब इतने बड़े एरिया में
लाइट वगैरह जलाई जाती है रात को और बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह जलाई जाती है, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा, तो वो आपका यहाँ पर प्रकाश प्रदूषण के अंदर आता है। ठीक है, नॉर्मल लाइट जलाना तो इनफ है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ इवेंट आ जाता है या फिर नॉर्मली भी ऐसे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लाइट जो है जला दी जाती है। तो इतना लाइट जलाना, इतना आर्टिफिशियल लाइट जलाना, ठीक है, ये आपका प्रकाश प्रदूषण होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना डीप में नहीं जाऊंगा मैं, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये जो प्रकाश प्रदूषण है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो इसका मुख्य कारण आप लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जनसंख्या का अधिक घनत्व। जितना ज़्यादा जनसंख्या रहेगी एक जगह पर उतना ज़्यादा वहाँ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक ये कारण है प्रकाश प्रदूषण का। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सुविधा भोगी जीवन शैली। आज के टाइम पे एक जो आदमी होता है ना, उसके बाद जिसके पास पैसा आ जाता है, बोलता है अरे क्या है प्रकृति, क्या है इन्वायरमेंट, अपने पास तो है भैया पैसा, दबा के सारा रिसोर्स इस्तेमाल करो। मुझे एक लाइट की ज़रूरत है, एक बल्ब जलाने की ज़रूरत है घर में, मैं 50 बल्ब जलाऊंगा, एकदम लग्जरी लाइफ जीऊँगा, है ना, इस तरह से। तो ये जो सुविधा भोगी जीवन शैली है ना, ये भी आपका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है प्रकाश प्रदूषण का। ठीक है, तो आपका कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बेसिकली मिलान करना है। तो यहाँ पर ये जो रैप्टर पक्षी है इसका हो जाएगा आपका ये महासागर। ठीक है, दूसरा है आपका मानसिक असंतुलन। तो ये क्या है, ये एक तरह का विकार है, एक तरह का बीमारी है। ठीक है, रैप्टर पक्षी ये महासागर से संबंधित है, इसलिए आपका ये पहले का सेकंड हो गया। थर्ड है आपका जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में आप बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। तो ये प्रजातियां जो होती हैं, स्पीसीज जो होती हैं, उनसे संबंधित होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि जो पक्षी होते हैं वो किस कारण से गाते हैं और गुनगुनाते हैं। जैसे हम अगर खुश हो जाते हैं तो नहीं गाने लग जाते हैं, ये मेरा आज ये लॉटरी लग गया, ठीक है, मेरे आज नंबर इतने अच्छे आ गए, मम्मी ने आज मुझे नहीं डांटा, मम्मी ने 100 रुपये दिया। तो अगर हम किसी चीज़ से खुश हो जाते हैं तो हम यहाँ पर खूब झूमने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, अपने में मन मन में गुनगुनाने लग जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो इस तरह से खुद ही मन में झूम उठते हैं। ठीक है, इस तरह से एकदम से और गाने और गुनगुनाने लगते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है कि पक्षी जो होते हैं वो किस कारण से गाते हैं और गुनगुनाते हैं। तो जो पक्षी होते हैं बच्चों वो ऋतुओं के प्रभाव में गाते हैं और गुनगुनाते हैं। जैसे आपने मोर को देखा होगा। ठीक है, मोर क्या होता है, जब बारिश वगैरह आने वाला होता है तो अपने पंखों को खूब इस तरह से फैला लेता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो ऋतुओं का प्रभाव होता है उस कारण से जो पक्षी होते हैं वो गाते हैं और गुनगुनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिए, रपट शब्द का प्रचलित शब्द हो सकता है। ठीक है, तो रपट मतलब रिपोर्ट आप कह सकते हैं ना, रिपोर्ट को ही रपट आप कह सकते हैं। तो इसका जो प्रचलित शब्द है यानी पॉपुलर वर्ड है, आपने रिपोर्ट सुना होगा लेकिन रपट नहीं सुना होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन बन गया हमारा कि जो रपट शब्द है इसका प्रचलित शब्द क्या हो सकता है, तो रिपोर्ट हो सकता है। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विशेषज्ञों ने कई 100 पक्षी प्रजातियों की विलुप्त का अनुमान किस आधार पर लगाया है। ठीक है, यानी जो विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कई 100 पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज है, उनका विलुप्त होने का अनुमान किस आधार पर लगाया है, तो उनके आंकड़ों के आधार पर। ठीक है, ऐसे उन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे आइडिया लगाया होगा कि पहले ये जो पक्षियाँ हैं ये लाखों की संख्या में हुआ करती थी इस तरह से, अब यही पक्षियाँ जो है हजारों की संख्या में रह गई है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर जो आंकड़े हैं इसके आधार पर जो विशेषज्ञ है उन्होंने कई 100 पक्षियों की प्रजातियों का विलुप्त होने का यहाँ पर अनुमान लगाया है। ठीक है, इसके बेसिस पर, इसके आधार पर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि शहरीकरण के चलते पशु पक्षियों की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, जितनी तेज़ी से हम अपना बिल्डिंग, घर, बंगला उंगला ये सब बना रहे हैं, तो भैया जो नन्ही सी जान पशु पक्षियाँ
है उनको क्या है, इधर उधर जाना पड़ता है। आप गाय भैंस वगैरह कोई देख लीजिए ना, आप दिल्ली जैसे शहर में अपना गाड़ी लेकर के निकल जाइए, पैदल ही चलने लग जाइए, कहीं भी जाइए आप, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा गाय ऐसे ही आवारा घूम रही हैं, भैंसें ऐसी आवारा घूम रही हैं, ठीक है। तो क्या ये धरती उनका नहीं है? उनका भी है, लेकिन शहरीकरण के चलते जो है उनको अपना आवास छोड़ना पड़ता है, वो मजबूर हो जाते हैं, उनका आवास नष्ट हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से पक्षियों के बारे में भी बात सही बोली जा रही है, ठीक है। तो एक ये कथन है। अब कारण क्या कह रहा है भैया यहाँ पर कि भारत में रबड़, कॉफ़ी और चाय के वाणिज्यिक मोनोकल्चर बागानों का तेज़ी से विस्तार हो रहा है, जिससे इनकी खाद्य आपूर्ति में भी कमी आ रही है, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरह से बोल रहा है, लेकिन ये कुछ मैचिंग से नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए तथा कारण आर जो है दोनों सही है। यहाँ पर बोला तो एक तरह से सही है, लेकिन जो आपका आर है, जो कारण है, वो सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि स्टार्टिंग में देखेंगे अगर आप, कथन में क्या है, पशु और पक्षियों के आवास के, उनके घर को नष्ट जो हो रहा है, मतलब इस तरह से शहरीकरण के कारण, उसको लेकर के बात बोल रहा है, और कारण में यहाँ पर बिल्कुल ही अलग फार्मिंग से रिलेटेड बात बोल रहा है। तो हालांकि दोनों बात सही है बोल रहा है, लेकिन फिर भी जो कारण है आपका वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कारण जो है वो इसका व्याख्या नहीं करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है कि पक्षियों के खाने की पूर्ति की समस्या जुड़ी है, किससे जुड़ी है? शहरों के विस्तार से। अब जब शहर नहीं हुआ करते थे, जगह जगह पर जो है जंगल वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, इस तरह से, तो पक्षी क्या करते थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते थे, ठीक है, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर जाते थे, और इसी तरह से पेड़ पेड़ जा करके अपना खाना उना ले लेते थे, कुछ वहाँ से फल ले लिया, कुछ फूल ले लिया, कुछ कीड़ा खा लिया, इस तरह से, तो डिफरेंट चीज़ें वो खा लिया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इंसान आ गए, इंसान बोले अरे भैया क्या बात कर रहे हो, हटाओ हटाओ ये सब पेड़वा उड़वा हटाओ यहाँ से। अभी पेड़वा उड़वा हटाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, मस्त एकदम जो है अब आलीशान यहाँ पर 5 स्टार बिल्डिंग हम यहाँ पर जो है बनाएंगे, इस तरह से आलीशान 5 स्टार बिल्डिंग। अब जो यहाँ पर पशु पक्षी थे जो खाना वगैरह खा लिया करते थे, अब वो कहाँ जाएंगे, उनका तो हट ही गया पूरी तरह से, अब यहाँ पर बिल्डिंग बन गया है, ठीक है। तो पशुओं की तो बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पक्षियों की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पक्षियों की बात की गई है। तो पक्षियों के खाने की पूर्ति की समस्या किससे जुड़ी हुई है? शहरों के विस्तार से जुड़ी हुई है। जंगलों को काटा जा रहा है और भी ज़्यादा एक्सपांड किया जा रहा है आपका जो रूरल एरिया से, आपका सॉरी अर्बन एरिया से, मैं रूरल एरिया बोल रहा हूँ, रूरल तो गांव होता है आपका, अर्बन एरियाज जो है यानी शहर जो है उनको और बड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि वाणिज्यिक मोनोकल्चर का अर्थ हो सकता है, तो इसका अर्थ होता है एक ही प्रकार के बीजों की बाजार केंद्रित कृषि, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको देना है। ये जो पद्यांश है ये श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से संबंधित है, ये साभार बताया गया है, ठीक है। कुछ लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जैसे ठंडे कमरों में बैठकर पसीने पर लिखना कविता ठीक वैसा ही है जैसे राजधानी में उगाना फसल, कोरे कागज़ों पर फसल हो, या फिर कविता पसीने की पहचान है। तो इस तरह से आपका ये दिया गया है पद्यांश। अब देखिए इसके बेसिस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पहला ही क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा कि ठंडे कमरे में बैठकर पंक्ति में ठंडे कमरे से क्या आशय है, ठीक है। ये जो चिल्ड कमरा है हमारा, ठंडा कमरा है, इसका क्या आशय बताया जा रहा है भैया, या क्या आशय हो सकता है, ठीक है। वातानुकूलित कमरा, आरामदायक कमरा, शांत कमरा, या फिर सुविधा युक्त कमरा, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। जिस भी बच्चे का जो कमेंट है वो सबसे पहले आएगा, उसके कमेंट को मैं यहाँ हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले कमेंट करना है और सबसे राइट आंसर कमेंट करना है, ठीक है। पहला वाला जो आपका ऊपर वाला जो पैसेज रहेगा उसके अंदर तो फिर भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फसल और कविता को किस आधार पर समान कर्म माना गया है? तो श्रम के आधार पर, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कवि ने किस प्रकार के उत्पादन को बेमानी माना है? तो जिसमें श्रम ना किया गया हो, इस प्रकार का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है,
ये बेईमानी होता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि वातानुकूलित कमरे तक धब्बे का स्वर क्यों नहीं पहुँच पाया। अब देखिए हिंट यहीं पे मिल गया आपको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुनकर अनसुना करने के कारण और साथ ही साथ आपका यहाँ पर धब्बों को महत्व नहीं देने के कारण। तो ये दो आपका जो कथन है ये सही हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहा है कि कविता को पसीने का महाकाव्य कहा गया है, ठीक है जी। और कारण कह रहा है कि कवि शोषितों की संवेदना से ही कविता लिखता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कथन और कारण कहा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। कथन ए सही है तथा कारण आर दोनों सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदमी के विरुद्ध आदमी का षड्यंत्र पंक्ति में प्रयुक्त आदमी शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। तो यहाँ पर इसका शब्द का अर्थ हो सकता है शोषित या शोषक, ठीक है। ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है कि फसल की शक्ल में खेतों में क्या दिखाता है। तो यहाँ पर वो दिखाता है देश की संपन्नता, कि देश कितना ज़्यादा संपन्न है भैया, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजधानी में बैठकर उगाना फसल से क्या तात्पर्य है। तो राजधानी में बैठकर उगाना फसल से तात्पर्य है सत्य से दूर होकर सत्य पर बात करना, ठीक है। ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाले क्वेश्चंस के अंदर, जहां पर जो क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएंगे अभिव्यक्ति माध्यम वाली जो बुक है आपकी उससे पूछे जाएंगे। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने बना दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसको जरूर देख करके जाइएगा। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो भी सही उत्तर लगता है, सही विकल्प लगता है उसको चुन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका तीसरे का पहला कि संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम का विभाजन किया जाता है, यह क्या कहलाता है। तो ये मीडिया की भाषा में से बीट कहते हैं। कि मान लीजिए एक जो संवाददाता है उसको स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो भैया उसको स्पोर्ट्स में दे दिया जाएगा काम। अगले को पॉलिटिक्स बहुत पसंद है तो उसको अगले को पॉलिटिक्स में काम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उनके रुचि के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो काम को बांट दिया जाता है, ठीक है। तो मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहते हैं, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि श्रीकांत के माता पिता पढ़ लिख नहीं सके किंतु उन्हें देश दुनिया की खबरों को जानने में बड़ा आनंद मिलता है। उनके लिए पत्रकारिता का कौन सा माध्यम सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो रेडियो और टीवी माध्यम जो है सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो माध्यम है ये पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। क्योंकि भैया पढ़े लिखे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और इस तरह से सारी चीज़ें कर सकते हैं, और अनपढ़ भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते वो, ठीक है। अब मान लीजिए कि रेडियो पर कोई चीज़ बोली जा रही है तो वो तो समझ ही सकते हैं इनके माता पिता, ठीक है। अक्षरों का ज्ञान नहीं है ना, शब्दों का ज्ञान तो है ही कि सुन के शब्दों को समझ सके। अब टीवी चला दिया भैया, टीवी पर इस तरह से न्यूज़ चल रहा है कि देखिए आज ये हो गया आज वो हो गया, तो जो श्रीकांत के माता पिता है वो तो ये चीज़ समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये जो माध्यम है आपका ये सबसे सही रहेगा इनके माता पिता के लिए, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि समाचार में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए क्रम में सूचना देना को क्या कहते हैं। तो इसको उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। अगर आप एक अखबार उठा करके देखेंगे तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सबसे पहले छापा जाता है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे, फिर आपका सेकंड पेज पे, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, थर्ड पेज पे आपका, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फोर्थ पेज पे आपका, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आपका जो न्यूज़पेपर है वो एंड नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये जो शैली है, शैली मतलब स्टाइल, ये जो स्टाइल है इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। क्यों ये करा क्यों जाता है? ताकि ऑडियंस का अटेंशन गेन किया जा सके, जो पाठक है उसका ध्यान आकर्षित किया जा सके। पहले पेज पे अगर रहेगा ना, देखिए मोदी जी ने आज ये वाली योजना लॉन्च की, ठीक है, तो इस तरह से जो ऑडियंस है वो पढ़ना पसंद करेगी अखबार को। इस तरह से न्यूज़ अगर आ रहा होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले दिखाएंगे तो न्यूज़ को देखना पसंद करेगी ऑडियंस, ठीक है। तो ये इसीलिए इस शैली को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। तो सी वाला यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्रीलांसर पत्रकार कौन होता है। फ्रीलांसर पत्रकार यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बिल्कुल फ्री
होता है, ठीक है। स्वतंत्र पत्रकार होता है, जो सबसे ज़्यादा पैसा उसको देगा, जहाँ उसका मन करेगा वहाँ पर वो काम करेगा, ठीक है। तो फ्रीलांसर पत्रकार जो होता है वो स्वतंत्र पत्रकार होता है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्रकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, राय या उसकी भावनाएं जानने के लिए पूछे जाने वाले सवालों को क्या कहते हैं? तो इसे साक्षात्कार या इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए इधर साइड में एक पत्रकार बैठे हुए हैं, ठीक है, ये पत्रकार है हमारे इस तरह से, और मैं अच्छे से बना देता हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है भाई, जज मत करना। और ये माइक ले रखे हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये माइक ले रखे हैं, इधर साइड में एक फेमस कोई पर्सनैलिटी है जो अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कि हाँ जी बताइए, पूछिए, इस तरह से अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू लेना कहते हैं। ओके, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है वैसे मैंने, कोई मेरी पीठ थपथपाए जरा। खैर मजाक कर रहा था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं भैया जो आपका पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 है, इसके आधारित प्रश्नों के अंदर, यानी कि इस बुक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है अब पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके आपको बताने हैं। यानी कि यहाँ पर आपको ये काव्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है, फिर जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको जो है सो कि सही विकल्प चुन करके लिखना है। इस तरह से हमारा यहाँ पर कि मुझ भाग्यहीन की तू सबल युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इस तरह से आपका ये दिया गया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि कवि अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार करता है? तो पूर्व में किए गए अच्छे कार्यों को अर्पित करके वो जो कवि है अपने पुत्री का तर्पण करता है, ठीक है। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए पद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित करें। तो यहाँ पर सही कथन होगा कवि कर्म को ही धर्म मानता है। भैया कर्मा बोलता है यहाँ पर, तो कर्म ही धर्म है, यही कवि मानता है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कवि ने भाग्यहीन का सहारा किसे कहा है? तो कवि ने भाग्यहीन का सहारा जो है वो अपनी पुत्री को कहा है, ठीक है, अपनी डॉटर को कहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर चौथा क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन देखिए क्या कह रहा है कि कवि का जीवन संघर्षों से भरा रहा है और संकट में धैर्यशील बना रहा है, ठीक है भैया। कारण क्या कह रहा है कि सर्दी आने पर कवि कमल पुष्प की भांति नष्ट हो जाना स्वीकार करता है, किंतु धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता है, या छोड़ सकता है, इस तरह से है ना। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन ए सही है तथा कारण आर दोनों सही है। कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कवि ने अपना दुख कभी किसी से नहीं कहा, इससे कवि की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? तो कवि ने कभी भी अपना दुख जो है किसी और से नहीं कहा, इससे उसके कैरेक्टर का क्या पता चलता है? विपदाओं में धैर्य रखना, पेशेंस रखना, ये पता चलता है कवि के कैरेक्टर के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, ठीक है, चरित्र कह सकते हैं आप, ठीक है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन में आ गए। यहाँ पर भी गद्यांश दिया गया है, वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। स्टार्टिंग की लाइनें बता देता हूँ। इस तरह से दिया गया है, ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी है जिन्हें औद्योगिकीकरण के झंझावात ने अपनी घर जमीनों को उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है, ठीक है। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना जो है कि घर बार छोड़ करके कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलने के बाद वो आ जाते हैं वापस से। लेकिन जो यहाँ पर आधुनिक भारत के नए शरणार्थी है जिन्होंने औद्योगिकीकरण के कारण अपना घर छोड़ा है, वो वापस कभी जल्दी नहीं आ पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इस तरह से लिखा गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पर कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में जो है सो कि क्या परिणाम होते हैं, ये आपको बताने हैं। तो देखिए सार्वभौमिक क्षति होती है यहाँ पर, जब औद्योगिकीकरण के कारण जो है यहाँ पर विस्थापन होता है, तो ये चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि आधुनिक औद्योगिकीकरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मनुष्य की संस्कृति और जीवन शैली नष्ट हो जाती है, ये इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं उस पर विचार करना है और गद्यांश के अनुसार जो है सही कथन को चयनित करना है आपको। ठीक है, तो ये जो गद्यांश है इसके अनुसार जो आपका सही कथन हो सकता है ये ऑप्शन नंबर डी वाला हो सकता है कि चिंतनहीन उद्योग मानव सभ्यता के लिए घातक है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो ये जो आपका नए शरणार्थी है, ठीक है, ये नकारात्मक औद्योगिकीकरण के एक तरह से एग्जाम्पल है या फिर रिजल्ट कह सकते हैं। तो ये आपका पहले का दूसरा हो जाएगा। अगला है निर्वासन। ठीक है, तो निर्वासन का हो जाएगा प्रवास और तीसरा है परिवेश, इसका हो जाएगा सांस्कृतिक जीवन शैली। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। करेक्ट आपका जो ऑप्शन है ये ए वाला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। ध्यान से समझिएगा, विकास के नाम पर जो लोग विस्थापित होकर के चले जाते हैं इनको ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, जो आपका अंतराल वाला बुक है उसके अंदर से अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूरदास की झोपड़ी पाठ का मूल स्वर क्या है। तो इसका मूल स्वर है द्वेष, ईर्ष्या, त्याग और संघर्ष। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का कथन तो हम 100 लाख बार बनाएंगे भैया, ये सूरदास की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है, मतलब इन बातों से। ठीक है, कि सूरदास जो ये बात बोल रहे हैं ना कि हम तो यहाँ पर 100 लाख बार बनाएंगे, तो इससे उसकी संघर्षशीलता और जुझारूपन का पता चलता है। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाएगा, ये तो एमसीक्यू में पूछ लिया है, बड़े क्वेश्चन में भी इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विस्कोहर की माटी पाठ में लेखक माँ की तुलना बत्तख से क्यों करता है। ठीक है, तो माँ और बत्तख दोनों में जैसे कि ममत्व था। ममत्व का मतलब एक तरह से ममता था, इसीलिए कह लीजिए जो आपका लेखक है वो विस्कोहर की माटी पाठ में माँ की तुलना जो है, मानवों की माँ की तुलना बत्तख की माँ से करता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन में कह रहा है सूरदास खेल में रोना को बुरा मानता था, इस तरह से है ना, रोने को बुरा मानता था। और कारण कह रहा है कि सूरदास जो है जीवन में संघर्ष का महत्व जानता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ओके, यहाँ पर देखिए अब पांचवा क्वेश्चन इस तरह से है कि विस्कोहर की माटी पाठ में अप्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती हैं। ऊपरी लिखित पंक्ति के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे सेकंड वाला आपका कथन है, अप्राप्ति का भाव प्राप्ति के भाव से बड़ा होता है, ये सही है। और साथ ही साथ प्राप्ति कभी न समाप्त होने वाली दौड़ है, तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से आपका सेकंड और थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए आप लिख सकते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में ये जो पाठ है इसका मूल स्वर क्या है। तो इसका मूल स्वर है पर्यावरण संबंधी चिंताओं व मनन करना। ठीक है, तो ये इसका मूल स्वर है इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन की पाठ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में उजाड़ू की असभ्यता या अपसभ्यता से लेखक का क्या आशय है। तो उसका आशय है आज के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है सेक्शन ए था, खंड अ था, वो समाप्त होता है। अब हमारा खंड ब जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। इस सेक्शन को हम लोग करेंगे बच्चों इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। ओके, बस बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।